नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इसी प्लेटफॉर्म पर हम सभी ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब भारत के अंदर ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज के माध्यम से एक्सपांड कर रहे हैं, डोमिनेंस स्टेब्लिश कर रहे हैं, भारत को गुलाम बना रहे हैं, भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उस समय भारत के अंदर भारतीयों का रिस्पॉन्स, इंडियन रिस्पॉन्स, भारतीय प्रतिक्रिया भी आपको देखने मिलेगी। जैसे लास्ट सेशन तक हम सभी ने कई सारे जनजाति विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट की बात करी, बिरसा मुंडा के बारे में हमने बात करी, संथाल विद्रोह की बात हमने करी, भैया जदो नांगजी के बारे में बात करी, जिनमें अधिकांश रिवोल्ट का जो मेन कारण था वो था इकोनॉमिक। मतलब अंग्रेज अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसीज के माध्यम से खुद तो अमीर चंद बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इकोनॉमिकली किसी गरीब व्यक्ति का, किसानों का, देश के राजाओं का, साथ ही साथ देश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन का। ट्राइब प्रकृति से बहुत प्रेम करती है, प्रकृति के समीप रहती है। यदि उसी ट्राइब से उसके जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, वन अधिकार हैं, अगर वो छीन लिए जाएं, जल जंगल जमीन से उनको निष्कासित कर दिया जाए, एक्सपेल कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं ट्राइबल पॉपुलेशन में असंतोष पैदा होगा और आपको रिवॉल्ट भी देखने मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, ट्राइबल पॉपुलेशन के अपने कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं होती हैं। अगर आप उनके धर्म में, उनकी मान्यताओं में, इमोशंस में हस्तक्षेप करोगे तो भी वो विरोध प्रदर्शन करने, रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी। चलिए साथियों, आज के सेशन में कुछ और ट्राइबल्स रिवोल्ट को जानते हैं, उसके बाद कहानी को हम ले जाएंगे 1857 के रिवोल्ट तक। आज की कहानी में कौन सा विरोध प्रदर्शन सामने आता है, देखिए। इसे कहा जा रहा है रंपा विद्रोह, जो 1879 से 1924, एक बड़ी लंबी समय के बीच में आपको देखने मिलता है। वास्तव में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से। कई सारी छोटी छोटी लंबी झड़पें ब्रिटिश और ट्राइबल पॉपुलेशन का धीरे धीरे कई बार फेस ऑफ आपको देखने मिलता है, जिसे हम रंपा विद्रोह कह रहे हैं। वास्तव में इस रिवॉल्ट को आप एक मूवी के साथ रिलेट करके देख सकते हो। अभी कुछ समय के पहले आपको सीताराम राजू RRR नाम की एक मूवी देखने मिली होगी, दो दोस्तों की कहानी, जिसमें एक भैया ब्रिटिश ऑफिसर बन जाता है और एक ट्राइबल पॉपुलेशन का लीडर होता है। दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स का विरोध करते हैं। वास्तव में साउथ एक्टर्स की ये जो मूवी आपको भारत के अंदर देखने मिल रही है, जिसमें आलिया भट्ट वगैरह भी थी, इसका मामला आपको रंपा विद्रोह से कनेक्ट होते देखने मिल रहा है। वास्तव में क्या मामला है, जब भी कोई मूवी बनाई जाती है, कई सारी मूवी, कई अधिकांश मूवी फिक्शन होती हैं, लेकिन बायोपिक होती है, वो रियल स्टोरी पर आधारित होती हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी मूवीज को बनाने का ट्रेंड सामने आया है जिनमें जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी रियल घटना, रियल कैरेक्टर से लिया जाएगा, लेकिन बाद में अपने फिक्शन को देखा जाएगा। जैसे वर्तमान में जो बड़ी फेमस हो रही है धुरंधर मूवी, उसमें भी आपको देख रहे हो कि भैया 26/11 का अटैक लिया जा रहा है, कंधार हाईजैक की बात की जा रही है, और कई सारे रियल कैरेक्टर पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में जो वो SP असलम थे, रियल कैरेक्टर को रखा जा रहा है, लेकिन बाद में अपने फिक्शन के माध्यम से अपनी मूवी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो रियल कैरेक्टर से थीम कॉन्सेप्ट लेना, बाकी अपने फिक्शन से स्टोरी क्रिएट करना वर्तमान के मूवीज में ट्रेंड आ रहा है, और ऐसी मूवी बड़ी फेमस भी हो रही है। तो यहां पर आपको रंपा विद्रोह, रंपा रिवॉल्ट देखने मिल रहा है। क्या मामला है, किसने किया, कैसे, मूवी के अंदर कौन दिखाया गया था, समझते हैं। आंध्र प्रदेश के कोया तथा कोंडा डोरा पहाड़ी क्षेत्र में आपको ये रिवोल्ट देखने मिलता है। वास्तव में इसके आपको दो मेन कैरेक्टर देखने मिलेंगे। यहां पर आपको देखने मिलते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। वास्तव में इनके द्वारा ही इस रिवोल्ट को लीडरशिप किया जा रहा है। अगर आपने मूवी देखी हो RRR, तो मूवी में RR में भगवान राम की ड्रेस पहनकर जो मेन कैरेक्टर थे वो देखने मिलते हैं, और सेम टू सेम लगभग यही सीन आपको देखने मिलता है चीजों में। तो वास्तव में राजू रंपा, अल्लूरी सीताराम राजू आपको ये मेन लीडरशिप के रूप में देखने मिल रहे हैं, जिनके माध्यम से काम आगे बढ़ता है। कारण क्या है भैया, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा देना। झूम कृषि पर प्रतिबंध को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय झूम एग्रीकल्चर। वास्तव में साथियों, ट्राइब्स को खेती करना सिखाया नहीं गया। ट्राइब्स ने धीरे धीरे प्रकृति को देखते हुए खेती करना सीखा, और ट्राइबल्स के द्वारा, वनवासियों के द्वारा जो आरंभ में खेती की जो तकनीक डेवलप होती है, उसी को आप स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में जानते हो। वास्तव में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ढैया के नाम से, बेवर के नाम से, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में झूम के नाम से,
तो भैया ये झूम खेती का जो नाम है बड़ा फेमस हुआ। अब कोई भी स्थानांतरित कृषि को डिनोट करना चाहता है वो एक ही शब्द को यूज करता है, उसका नाम है झूम कृषि। मतलब मान के चलो कोई जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसे खेती करके अनाज का उत्पादन करना है, तो वो जाएगी इस जंगल में। इस जंगल में जाके यहाँ के वृक्षों का कटाव करेगी, यहाँ पर खेती करेगी। 3-4 साल के बाद जब इस मृदा की उर्वर क्षमता खत्म हो जाएगी तो वो अपना स्थान बदल लेगी और किसी दूसरे स्थान पर खेती करेगी। तो बार बार जगह बदल कर, स्थान चेंज करके कल्टीवेशन करना, कृषि करना, वास्तव में आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूम कृषि देखने मिलती है। किसानों के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा जब इसे किया जाता है तो कई बार आपको फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन देखने मिलता है। और सीधी बात है, कोई व्यक्ति ये झूम खेती तब कर पाता है जब उसको पता होता है इस पूरे जंगल पर मेरा राज है, चाहे मैं यहाँ खेती करूं चाहे वहां खेती करूं। अब वर्तमान किसान ऐसा नहीं कर सकते। वर्तमान किसान को पता भैया ये मेरा खेत है, यही मुझे खेती करना है, अगर मिट्टी बर्बाद हो गई, बंजर हो गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मिट्टी कमजोर हो गई है, खेती बर्बाद हो गई, तो आप जंगल के दूसरे कोने पर चले आओ। पूरा जंगल, जंगल जमीन पर भैया जनजाति को अधिकारी, ये उनका थॉट था। जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया उनके घूमने पर, उनको जमीन के अधिकार देने से मना कर दिए, लैंड ओनरशिप उन्होंने अपने कानून के माध्यम से होल्ड कर ली, इनके घूमने पर प्रतिबंध हुआ, तो कई बार आपको देखने मिलता है अब झूम खेती पर प्रतिबंध का मतलब है लैंड ओनरशिप वास्तव में अंग्रेज अपने पास रख रहे हैं और जनजातियों के फॉरेस्ट राइट से इनकार कर रहे हैं। इसी कारण आपको यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने मिलेगा। इमारती लकड़ी एवं चराई पर कर की दरों में वृद्धि। भैया अभी तक क्या कर रहे थे, वो इमारती लकड़ी निकालकर बेचकर अपना जीवन चला रहे थे, लेकिन उस पर टैक्स लगा दिया गया। अगर तुम फॉरेस्ट की कोई उत्पाद को बेचकर पैसा कमाकर जीवन यापन करोगे तो ट्राइबल पॉपुलेशन को टैक्स देना पड़ेगा, वो बढ़ा दिया गया। समझ पा रहे हैं? नए आबकारी कानून के तहत ताड़ी बनाने पर रोक, जो वास्तव में मादक पदार्थ है उस पर रोक लगा दी जा रही है। बाहरी व्यापारियों एवं साहूकारों का शोषण, जमींदारों पुलिस की दमनकारी गतिविधि। वास्तव में जो पुलिसिंग है, वास्तव में वो पुलिसिंग भी अंग्रेज अधिकारियों के थॉटोलॉजी को ही इंप्लीमेंट कर रही है। साहूकार शोषण कर रहा है, जमींदार शोषण कर रहा है, लोन का फॉर्मेट शोषण में आ रहा है, तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक ट्रैप बन चुका है, जिस कारण से सारे के सारे लोग परेशान हैं और बाद में आपको विरोध देखने मिलता है। प्रमुख तथ्य, 1879 में इस विद्रोह का नेतृत्व राजू रंबा के द्वारा किया जा रहा है, परंतु विद्रोही अधिक समय तक विरोध नहीं कर सके। ब्रिटिश सेना ने 1880 में विद्रोह का दमन कर लिया। जब छोटी मोटी झड़पें या फेस ऑफ चल रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में दमन करने वाला मामला आपको देखने मिलता है। लेकिन आगे क्या होता है, आगे चल के 1922 में पुनः रंपा क्षेत्र के अंदर अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारों के लिए वापस संघर्ष हुआ, वापस से यूनाइट किया गया। और संघर्ष के समय पर आपको रंपा विद्रोह का 2.0 वर्जन देखने मिलता है और ये कहानी आपको देखने मिलती है। अल्लूरी सीताराम राजू गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन के समय सक्रिय रहने के बावजूद भी आदिवासियों के कल्याण हेतु उन्होंने हिंसा को आवश्यक बताया। वास्तव में अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से वो गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक हथियार नहीं उठाएंगे, हम कुछ वायलेंस नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेजों से हम अपने राइट्स नहीं ले पाएंगे। बाद में वो हिंसा का समर्थन करते हैं। मतलब आपको यहाँ पर दो टोटोलॉजी देखने मिलती है। अहिंसा नैतिक रूप से अच्छी है, लेकिन जब अधिकार चाहिए तो आपको कुछ मामलों में कायरता छोड़ के हिंसा भी अपनानी पड़ेगी। उन्होंने गुर्रिला सिस्टम, गुर्रिला वॉर्स की सिस्टम टेक्निक्स को अपनाया। गुरिल्ला टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया बाजीराव जो प्रथम थे और शिवाजी महाराज थे वो भी इसी प्रकार की टेक्निक को अपनाते थे। वो एकदम से मैदान में आकर नहीं लड़ते थे। मान के चलो पहाड़ी क्षेत्र में अंग्रेज आ रहे हैं, ट्राइबल क्षेत्र में, तो छुप छुप कर उनके ऊपर मार करना और धीरे धीरे सेना को खत्म करना, सामने से फेस ऑफ ना करना, धीरे धीरे सेना को निपटाना। वास्तव में इस प्रकार का टेक्निक आपको देखने मिल रहा है। मई 1924 में सीताराम राजू की ब्रिटिश सेना से मुठभेड़ में मृत्यु हो जाने से आंदोलन की समाप्ति आपको देखने मिलती है और एक महान आंदोलन, एक क्रांति की भावना आपको समाप्त देखने मिल रही है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की चर्चा चल रही है। तो कहानी के अंदर एक विरोध प्रदर्शन, एक ट्राइबल रिवॉल्ट फिर समाप्त हुआ। अभी तक मुंडा, उदगुलान, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए अगले विरोध की बात करते हैं। उराव विरोध प्रदर्शन, ताना भगत आंदोलन भी इसे कहा जाता है और 1920 की कहानी आपको देखने मिल रही है। उराव रिवोल्ट की कहानी है। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत के नाम से कैसे फेमस हो रहा है, चर्चा करते हैं। वास्तव में साथियों यह क्षेत्र आपको देखने मिलेगा झारखंड में। अधिकांश संथाल वगैरह जो भी मैंने बताया उन सबका संबंध आपको झारखंड से देखने मिल रहा है। ये उराव का भी मामला आपको झारखंड से रिलेट होते देखने मिलेगा। वास्तव में यहाँ पर जो लीडरशिप निभाने वाले व्यक्ति हैं, नेतृत्व करता है, उनका नाम है जतरा भगत। जतरा भगत का नाम नहीं भूलना है। कारण क्या था, इसके अंतर्गत आदिवासियों में प्रचलित कुरीतियां
जो बेकार रीतियां फेमस हो चुकी हैं, कस्टम्स बन चुकी हैं, जैसे भैया भूत प्रेताना, बुरी आत्माओं में विश्वास करना, पशु बलि एवं शराब का सेवन करने के विरोध को लेकर आपको कुछ मामलों में यहां पर एक प्रदर्शन की भावना देखने मिल रही है। बाद में शाकाहार को अपनाना, तपस्या को और संयम को इनकरेज करने के प्रोत्साहन से यहां पर आप मतलब आप देख पा रहे हो कि भैया ये जो उराव विरोध या ताना भगत आंदोलन देखने मिल रहा है, इसके कारणों में इकोनॉमिकल कारण भी होंगे, लेकिन इनिशियली ये सोशल रिफॉर्म या ट्राइबल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में जो कुरीति है, आप सभी को पता होगा कि भैया अगर ग्रामीण परिवेश में आप जाओगे तो भूत आने की परंपरा या आत्मा आने की परंपरा, ऊपरी बाधा, आंतरिक बाधा, ये बढ़ जाती है। शहरी क्षेत्रों में कम होती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उस बारे में विश्वास कम होता है, तो विश्वास बढ़ता है। अब इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है, क्या ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में होती है? आज भी बहस चलती है भैया, अंधविश्वास वर्सेस विज्ञान। तो आज तक सोच के देखो, 2026 तक, ये तो कब के विरोध चल रहे हैं, आज तक कई सारे लोग उसमें संलिप्त हैं। क्या उसे माना जाना चाहिए? अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपने कमेंट सेक्शन बताइए, अगर आपके सामने एक ऑप्शन आता कि भैया किसी के अंदर बाबा आते हैं, भूत आते हैं, प्रेत आते हैं, उसे भगाना चाहिए, क्या आप इन बातों में मानते हैं? और आपके इस बात को मानने या ना मानने के पीछे क्या लॉजिक्स हैं? अगर आप साइंस का या लॉजिक का पक्षधर हो तो आपको लॉजिक के हिसाब से अपने कमेंट सेशन में आंसर देना है। अगर आप भैया सच में भावना रखते हो, इमोशंस रखते हो कि नहीं नहीं ऐसा मैंने आंखों से देखा है, तो आपको बताने की आवश्यकता है। तो आप लोग बताइए आज की डिबेट के अनुसार कि आप इस बारे में मानते हैं, नहीं मानते, फिर अपन किसी दिन चर्चा करेंगे क्या सच में ये वर्तमान में ऐसी चीजें आपको देखने मिल सकती हैं। खैर, उस समय पर इसका विरोध करने और कुछ अच्छी बातों का एनकरेजमेंट करने, सोशल ट्राइबल रिफॉर्म के लिए आपको ताना भगत आंदोलन देखने मिल रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में इस विरोध का आरंभ होता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। वास्तव में आपको कहा था कि भैया किसी भी ट्राइबल रिवोल्ट का नाम ट्राइब के नाम पर ही पड़ जा रहा था, तो उराव वास्तव में झारखंड के प्रमुख जनजातीय एक ट्राइबल ग्रुप आपको देखने मिलता है जो रिवोल्ट करते, तो बाद में आपको उराव रिवोल्ट, जैसे संथाल है, मुंडा है, कोल है, भील है, वैसे ही आपको यहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप देखने मिल रहा है उराव, और इसी कारण आपको मामला देखने मिलता है। इस विरोध का नेतृत्व उराव आदिवासी समूह में भगत कहे जाने वाले संत धर्माचार्य फकीर आदि ने किया। इसी कारण ये सोशल या ट्राइबल रिफॉर्म की बात चल रही है, मतलब यहाँ पर लॉजिक की बात चल रही है, केवल आर्थिक बातें ना करके, क्योंकि धर्माचार भगत सीधी बातें कहीं ना कहीं आपको कुछ रिलीजियस थिंग्स देखने मिल रही है, संयम करना, तपस्या करना, और यही इसका फॉर्मेट देखने मिलता है। उराव विद्रोह जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1920 में यह ताना भगत आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले तो भैया ये जतरा भगत ने स्टार्ट किया था, बाद में ये ताना भगत आंदोलन के रूप में फेमस होता है। कैसे कहानी बदलती है? इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह गांधीवादी समर्थकों ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ दिया। वास्तव में क्या हुआ समझना, जब जैसे देखा कि भैया ताना भगत, जतरा भगत, ये लोग एक शानदार आंदोलन कर रहे हैं सोशल रिफॉर्म करने का, और वहां गांधी जी एक नेशनल मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट में जब तक ज्यादा जनता नहीं आएगी सविनय अवज्ञा में वगैरह वगैरह में, तब तक वो मूवमेंट बड़ा नहीं बन पाएगा। अब गांधी जी की बात थी कि भैया तुमको रचनात्मक कार्य करना है, मतलब चरखा चलाना है, अपने इंडिजीनियस कपड़ों को अपनाना है, बच्चे महिलाओं को पार्टिसिपेट करना है, हिंसा नहीं करना है, और यहां पर भी वही थोडोलॉजी थी। तो क्या हुआ, दोनों आंदोलन को मर्ज किया, जिससे ये जनजातीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिला और नेशनल मूवमेंट को ये और ज्यादा गति देता है, मोशन देता है, ध्यान रखने वाली बात है। इस विरोध में लगान ना देने, बेगार ना करने जैसी मांगों को भी सम्मिलित किया गया। देखो मैंने बार बार बोला है भैया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इस समय कोई आंदोलन हो और वो आर्थिक मांग साबित ना कर रहा हो, रिकमेंड ना कर रहा हो, डिमांड ना कर रहा हो। देखो यहाँ पर बेगार ना करना, बेगार का मतलब है बिना पैसा दिए आपसे काम कराया जाता है, तो वास्तव में या कम पैसा दिया जा रहा है तो बेगारी की जा रही है, वो वाला मामला नहीं है। सरकार ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए दमनकारी नीति को अपनाया, मतलब इनके डिमांड्स को नहीं माना, क्योंकि अब 1857 का रिवॉल्ट के मामले के साथ में आपको चीजें देखने मिल रही हैं, तो यहाँ पर उसका ठीक ठाक दमन किया जा रहा है और इससे आपको ये आंदोलन की समाप्ति देखने मिल रही है। तो साथियों, अभी आपको पहले देखते मिलता है वो ट्राइबल रिवॉल्ट जो वास्तव में भारत के अंदर हो रहा है। अब ये सारे रिवॉल्ट के बाद में आपको 1857 के रिवॉल्ट्स और किसानों के रिवॉल्ट्स भी देखने मिलेंगे, पीजेंट रिवॉल्ट्स भी देखने मिलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी के साथ, अभी जो मैं रिवॉल्ट्स आपको पढ़ा रहा हूं, इसी के साथ आप ब्रिटिश की वो पॉलिसीज भी समझिए जिससे ये रिवॉल्ट और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, कैसे किसान असंतोष में आ रहे हैं। दोनों चीजों को अगर हम एक साथ कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे तब जाके आपको दोनों टॉपिक समझ में आएंगे, ब्रिटिश पॉलिसीज, साथ ही साथ ब्रिटिश की पॉलिसीज का विरोध करने के लिए इंडिया का रिस्पॉन्स। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले सेशन में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।